जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय सुजीत सर। हमने पिछले जो टॉपिक में देखा था किस प्रकार से एक विश्व बैंक की रिपोर्ट आई थी, उसके अलावा मतलब आय का उसमें स्रोत लिया गया था, तमाम चीजें हमने देखा था और अन्य राज्यों की एक दूसरे राज्यों से तुलना किया गया था, मध्यम, निम्न और उसके अलावा उच्च स्तरीय, मतलब तीनों देशों की सूची देखा था हमने, कितने डॉलर रहने चाहिए थे, यानी प्रति व्यक्ति आय। औसत आय, प्रति व्यक्ति आय हमने देखा था। औसत आय क्या थी, इसमें हमने देखा था उस देश की कुल आय और उस देश की कुल आय में उस देश की कुल जनसंख्या से यदि हम भाग दे देते हैं तो औसत आय निकल करके आ जाता है। आज जो हम इस टॉपिक में देखेंगे उसके आगे का देखेंगे सार्वजनिक सुविधाएं। सार्वजनिक सुविधाएं क्या है? सार्वजनिक सुविधाएं देखो दिया इसमें, मतलब सार्वजनिक, सार्वजनिक का मतलब क्या होता है? सबके लिए। एक व्यक्तिगत होता है और एक सार्वजनिक होता है कि वह सबके लिए होता है। यानी सार्वजनिक का मतलब क्या होता है? सब लोगों के लिए, किसी एक का भी उस पर अधिकार नहीं रहेगा। तो सार्वजनिक सुविधाएं क्या हो सकती हैं? जैसे अस्पताल। अस्पताल क्या है? किसी एक के लिए है? नहीं, सबके लिए है। स्वास्थ्य, बेहतर स्वास्थ्य भी, वो भी मतलब मायने रखता है। शिक्षा, शिक्षा में भी होना चाहिए। सार्वजनिक सुविधाओं में क्या आ जाएगा? शिक्षा, जिसको पीडीएस कहा जाता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, वो भी उसी में आ जाता है। ठीक है, पीडीएस, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये सब सार्वजनिक चीजें होती हैं। जैसे देखो हम लोग देखते नहीं हैं कि राशन की दुकानें होती हैं, राशन की दुकान होती है, यानी जिनके पास ज्यादा धन नहीं रहता है वो लोगों के लिए कम मूल्यों में एक राशन की दुकान लगाई जाती है, जहां 2 रुपए किलो मूल्य के चावल, गेहूं, यानी सस्ते दरों में मिलते हैं। मिलने का कारण वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। यानी ऐसे तबकों को भी लाभान्वित करना जो किसी कारणवश से अपना गुजारा बसरा नहीं कर सकते हैं सही ढंग से, उनको भी एक तरह से जीने खाने का माध्यम देना, वही सार्वजनिक वितरण प्रणाली होती है। देखो सार्वजनिक होना भी जरूरी है। अब किसी का निजी रहेगा, निजी वाहन, देखते हो लिखा रहता है निजी वाहन, और एक लिखा रहता है परिवहन वाहन, मतलब रोडवेज की बस एक होती है। रोडवेज में सब लोग जा सकते हैं, सस्ता दर पे जा सकते हैं। प्राइवेट में थोड़ा हो सकता है महंगा जाए, उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। रास्ते भर देखोगे ना, सब प्राइवेट ट्रेन में बैठ जाओ, पता चले दू दिन भर चलते रहेंगे, सवारियां लोड करते हो, आओ आओ आओ, उसी में ठूस करके बैठाते चलेंगे। सरकारी एक तरह से मतलब उनका फिक्स रहता है, इतने लोग बैठेंगे जाएंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मतलब है, कुल बता दोगे कि सभी के लिए जो सुविधाएं हो, जैसे शिक्षा, अस्पताल, सड़कें, ये सब क्या है? सार्वजनिक सुविधाएं हैं। सुविधाएं जो होती है इनमें सब कुछ आय ही महत्वपूर्ण नहीं होता है कि किसी का आय है तो वो सार्वजनिक सुविधाएं को भोग रहा है। सार्वजनिक मतलब क्या? सभी सुविधाएं, सभी सुविधाएं कोई भोग रहा है, आय ही इसमें मायने नहीं रखती है। जैसे किसी के पास आय हो जाए, धन हो जाए, तो उसका मतलब ये नहीं कि सार्वजनिक सुविधाएं से वो परिपूर्ण है। बहुत चीजें ऐसी होंगी जो नहीं उनके पास होगा। अब कोई अपना ट्रेन नहीं खरीद लेगा पर्सनल, कोई हवाई जहाज नहीं सब लोग पर्सनल खरीद लेंगे, भले कितना आय रहे, बहुत ज्यादा आय थोड़ी ना रहेगा। कुछ चीजें सार्वजनिक ही होती हैं। कि ऐसा, अब जैसे प्राइवेट अस्पताल ले लो, तो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट अस्पताल बन गया तो खाली अपने घर के लोगों का इलाज करेंगे, सबका करेंगे, वो भी सार्वजनिक है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, समझ आया ना? सार्वजनिक एक चीज होता है, देखो शिशु मृत्यु दर है, और हम इसको चलते जानेंगे। हमने देखा था आधार, जो विश्व बैंक की रिपोर्ट हुई थी, उसमें आय के आधार पर उन्होंने रिपोर्ट जारी किया था, लेकिन यहाँ एचडीआई रिपोर्ट जारी करती है। ठीक है, वो लोग हर एक चीज को दायरे में रखते हैं, एक शिशु मृत्यु दर को भी रखते हैं। शिशु मृत्यु दर क्या होता है? कोई पूछेगा बता दोगे? शिशु मृत्यु दर यह होता है कि देखो 1000 बच्चे, ठीक है, कितने साल से? 0 से 1 वर्ष,
इतने उम्र के बच्चे 1 साल के अंदर, यदि मानते हैं 1000 बच्चों ने जन्म लिया, ठीक है, उन 1000 बच्चों में कितने बच्चों की क्या हो गई, 0 से 1 वर्ष के अंदर मृत्यु हो गई, उसी को हम क्या कहते हैं, शिशु मृत्यु दर कहते हैं। बता दोगे ना, 1 वर्ष में प्रति 1000 में मरने वाले 0 से 1 वर्ष के बीच में जब बच्चों की संख्या, यानी जन्मजात जो बच्चे होते हैं, जैसे मान लेते हैं 1000 बच्चों ने जन्म लिया, ठीक है, 0 से 1 साल के बीच में इनमें पता चले 300 लोग क्या हो गए, मर गए, तो उसी को हम क्या कहेंगे, शिशु मृत्यु दर कहेंगे। ये किताबों में दिया हुआ, आप लोगों की किताबों में 10 में है, वो चार्ट आप लोग देख लेंगे कौन से राज्य का बेहतर है शिशु मृत्यु दर, उसमें बिहार, हरियाणा, केरल ऐसे दिया हुआ है, इसमें केरल का शिशु मृत्यु दर बेहतर है। समझ में आया ना। तो शिशु मृत्यु दर क्या बताओगे, 1 वर्ष के अंदर प्रति 1000 में मरने वाले 0 से 1 वर्ष के बीच में बच्चों की आंकड़ा देखो लेते हैं कौन, HDI लेती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जब मानव विकास सूचकांक जारी होता है उनको यह आधार बनाया जाता है। समझ में आया ना, मानव विकास सूचकांक जो जारी होता है तो इन्हीं सब आंकड़ों को लिया जाता है। कौन से आंकड़ों को, शिशु मृत्यु दर को, साक्षरता को, स्वास्थ्य को, शिक्षा को, आय को, सब कुछ लिया जाता है। तो हम पहला देखें शिशु मृत्यु दर, इसमें कोई दिक्कत किसी को, 1000 में 1 साल के अंदर मरने वाले बच्चों की संख्या, बस इतना जान लो। अभी नहीं कि 5 साल का हो के मर जाए उसको भी उसमें जोड़ देंगे, नहीं, 1 साल से कम है। ये समझ में आ गया। उसके अलावा एक चीज होती है साक्षरता। साक्षरता क्या होती है जी, कोई बताएगा। साक्षरता का मतलब क्या होता है, पढ़ा लिखा, नहीं कहते हैं वो साक्षर निरक्षर 2 चीजें होती हैं। साक्षर का मतलब होता है पढ़ा लिखा, लेकिन भारत का आंकड़ा क्या है पढ़ने लिखने का, 7 वर्ष से अधिक उम्र की आयु के पढ़ने वाले लोगों की, पढ़ने और लिखने वाले लोगों की संख्या कितना, 7 वर्ष से ऊपर, यानी यह आंकड़ा लिया जाएगा। साक्षर किसको रखा जाएगा, जिनकी उम्र क्या हो जाए, 7 वर्ष या उससे अधिक हो जाए, ऐसे व्यक्ति जो पढ़ना और लिखना जानते हो उनको हम क्या कहते हैं, साक्षर कहते हैं। भारत का ये मतलब आंकड़ा है। भारत के नजर में साक्षर कौन है, जिसको अपना साइन करने आ जाए, जिसको कुछ लिखा है वो पढ़ने आ जाए, उसी को हम क्या मानते हैं, साक्षर। अब ये नहीं है कि वेल एजुकेटेड रहे, को पढ़ा लिखा रहे तब उसको साक्षर मानेंगे, नहीं, लिखना और अपना पढ़ना आ जाए वही क्या है, कितना, 7 वर्ष से अधिक आयु के और जनसंख्या का जो अनुपात होता है। जैसे मानते हैं किसी देश की जनसंख्या कितनी मान लेते हैं, चलो बाई चांस 1 लाख मान लेते हैं, ठीक है, 1 लाख उस देश की जनसंख्या है, तो उस 1 लाख में 7 वर्ष से जो अधिक के लोग हैं, ठीक है, वह पढ़ना और लिखना जानते हैं, उन्हीं से इनका अनुपात निकाला जाता है। जैसे 1 लाख में हम मानते हैं 7 वर्ष से कितने लोग हैं, 80,000 लोग। 80,000 लोग क्या है, 7 वर्ष से अधिक आयु के हैं और वह पढ़ना लिखना जानते हैं, तो इन दोनों का रेशियो निकाला जाएगा, उसी अनुपात को हम क्या कहेंगे, साक्षर कहेंगे। समझ में आया ना, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये हो गए क्या, स्थित अनुपात। ये सब आंकड़ा बता, तभी समझ में आएगा क्यों बताया जा रहा है। उपस्थित, निवल उपस्थित अनुपात कह सकते हो, निवल उपस्थित अनुपात। अब निवल उपस्थित अनुपात का मतलब क्या है, 14 और 15 वर्ष की आयु के कुल स्कूल जाने वाले बच्चे और 14 और 15 वर्ष की आयु के कुल बच्चों की संख्या का अनुपात ही क्या होता है, उपस्थित निवल अनुपात होता है। नहीं समझ में आया, बता रहे हैं, देखो जैसे मानते हैं 5000 क्या है, बच्चे हैं, ठीक है, 5000 बच्चे हैं, कितने, 14 से 15 वर्ष के बीच के, ठीक है। उन 5000 बच्चों में 2000 बच्चे क्या हैं,
स्कूल जाते हैं, ठीक है, और उसके अलावा 3000 बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। तो इन्हीं लोगों का अनुपात ही क्या कहलाता है, यानी जाने वाले और नहीं जाने वाले, इन्हीं लोगों का अनुपात क्या होता है, निवल उपस्थित अनुपात होता है। समझ आया ना? कुल बच्चों के साथ का जो प्रतिशत है वही क्या है, निवल उपस्थित अनुपात है। यानी 5000 बच्चे हैं, उनमें से 14 से 15 वर्ष की आयु के कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, कितने नहीं जाते हैं, जाने वाले का और कुल जनसंख्या का वही क्या है, अनुपात, रेशियो निकाला जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, निवल उपस्थित अनुपात। जैसे भारत देश में देखा जाता है आंकड़ा, तो कितने लोग जाते हैं पढ़ने की नहीं, इसको और हाई एजुकेशन पे जब जाएंगे हम, जैसे 12 तक तो कई लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन जब 12 के बाद हम ग्रेजुएशन वाला देखते हैं तो वहां हमारा प्रतिशत गिर जाता है। अगर 100% में 100% मान लो पूरी जनसंख्या, उसमें से 80% अगर 12 पास होते हैं तो 79% में मात्र 10 से 15-16% लोग ही उसके ऊपर की पढ़ाई करते हैं, उसके अलावा नहीं करते हैं। बहुत ऐसे भी लोग हैं जो 14-15 वर्ष से कम आयु तक ही पढ़ाई करते हैं, कई लोग 8 पढ़ के छोड़ देते हैं, कई लोग 5 पढ़ के छोड़ देते हैं। वही होता है निवल उपस्थित अनुपात। समझ में आ गया ना? एक सार्वजनिक, हाँ, सार्वजनिक सुविधाएं हमने बताया था ना, आय महत्वपूर्ण नहीं है, केवल आय का स्रोत ही सार्वजनिक। पीडीएस क्या था, सार्वजनिक वितरण। इंग्लिश में अगर पूछेगा तो क्या बताओगे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम। यानी डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, वितरण करना, तो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। देखो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आज के समय में देख रहे हो ना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ही जो कम दामों में, या तो फ्री में या राशन की दुकानों पे कम दाम में क्या मिलते हैं, वस्तुएं मिलती है ना, तो इसके तहत ही मिलती हैं। किसके, पीडीएस के, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ही मिलती हैं। कब कब मिल सकती हैं, एक तो सस्ते दाम में मिल सकती है, और एक अगर कोई आपदा आ जाए तब उस टाइम में भी सरकारें क्या करती हैं, इसके तहत लोगों को खाने पीने की वस्तुओं को मुहैया कराती है, या तो फ्री में या तो सस्ते दामों में। कोरोना काल जब आया था तब से और अब तक देख ही रहे हो, फ्री वाला जो राशन मिलता है, मिल रहा है कि नहीं, अभी पता नहीं, हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन मिल रहा था बीच में। तो ये जो भी चीजें होती हैं वो किसके अंतर्गत, पीडीएस, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ये सार्वजनिक सुविधाएं हैं, ये सबको मिलती हैं आपदा के समय में, और ऐसे गरीब और वंचित लोगों के लिए हमेशा मिलती है, आज भी मिलती हैं। कई लोगों को 2 रुपए किलो पे चावल, 2 रुपए या 5 रुपए किलो पे गेहूं, ऐसे बहुत गरीब राज्यों में अभी भी चल रहा है। तो ये क्या है, ये सार्वजनिक सुविधाएं हैं। समझ आ गया ना? शिशु मृत्यु दर समझ में आया? उसके अलावा साक्षरता, ये वो आ गया, मतलब ये निवल उपस्थित अनुपात, ये भी आ गया समझ में, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो कौन करता है डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कैसे, देखो कैसे मिलता है, हम बता रहे हैं प्रोसेस क्या है लोगों को मिलने तक का पहुंचने का। देखो हमारा जो किसान होता है वो अनाजों को उगाता है, सरकार उनसे क्या करती है, खरीदती है, खरीदती है। देखो कि सरकार को जब हम बेचेंगे तो हमको ज्यादा से ज्यादा लाभ होता है, मतलब किसान इसीलिए मांग किए थे, बिल आया था जब एमएसपी एमआरपी 2 चीजें होती है, एमएसपी की मांग किसान किए थे। इकोनॉमिक्स में हम यही जानेंगे। देखो एक चीज होता है एमएसपी, है तो नहीं चैप्टर में लेकिन बता दे रहे हैं। एमएसपी मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य रहेगा तो एक किसान को क्या फायदा होगा, देखो यदि सरकार ने दाम तय कर दिया है 2000 रुपए प्रति कुंटल, ठीक है, 2000 रुपए प्रति कुंटल गेहूं की कीमत, तो इससे नीचे कोई गेहूं नहीं खरीद सकता है, ये एमएसपी का फायदा है। आज समझ में, इससे नीचे कोई दाम नहीं ले सकता है। अब किसान फ्री है,
अब पता चला कोई अगर और दुकानदार बनिया आ गया, उसको 2200 रुपया देने लगा, तो किसान का फायदा हुआ ना। किसके कारण? एमएसपी के कारण। और यही एमएसपी डाउन रहेगी। यानी एक एमएसपी मतलब होता है सिक्योर रेट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य हो जाता है कि उससे नीचे नहीं कोई खरीद सकता है। और एक चीज आती है एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, अधिकतम खुदरा मूल्य, यानी उससे ज्यादा कोई बेच नहीं सकता है। अगर उस पे एमआरपी 5 रुपया है तो उससे कम में बेच सकते हैं, लेकिन ज्यादा में नहीं बेच सकते हैं। दुकानों पे एमआरपी चलती है, दवा लेने जाओगे, बिस्किट लेने जाओगे, लिखा रहता है ना एमआरपी, इंक्लूडिंग ऑल टैक्स, जीएसटी उष्टी तमाम जोड़ जाड़ करके अंतिम मूल्य जो होता है, अंतिम उत्पाद मूल्य जो होता है उस पर रहता है, वो एमआरपी होता है। और एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है। बता दिया इसलिए क्योंकि किसान से सरकार क्या करती है? खरीदती है। सरकार खरीद लेती है, उसके बाद उसको स्टॉक में जमा कर देती है। स्टॉक में कौन जमा करता है? एफसीआई। यही बाद में वितरण करते हैं। एफसीआई का मतलब, यानी हिंदी में इसको बता सकते हो, खाद्य क्या होती है? भारतीय खाद्य निगम। यानी एफसीआई के पास, भारतीय खाद्य निगम, इनके पास क्या हो जाता है? स्टॉक हो जाता है। क्या हो जाता है? स्टॉक समझते हो? भंडार करके रख लिया जाता है। भंडार जानते हो ना? का गोदाम उदाम नाम सुने हो, उसी को कहते हैं। उसमें भंडार कर लिया जाता है। उसके बाद सरकार एफसीआई की सहायता से लोगों तक क्या करती है? सार्वजनिक वितरण करती है। क्या करती है? पीडीएस करती है। क्या? पीडीएस। ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली एफसीआई करती है, यानी लोगों तक क्या करती है? सस्ते दामों में अनाजों को पहुंचाती है। ये सार्वजनिक सुविधाएं हो गई। समझ में आती हैं चीजें? ये सही ढंग से राज्य में या देश में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसको सरकार की जिम्मेदारी होती है देखना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को। समझ में आया ना? मानव विकास रिपोर्ट। ये क्या होता है? मानव विकास, यानी मानव का कितना विकास हुआ है, ये ना मानव विकास होता है। रिपोर्ट स्वास्थ्य और शिक्षा सूचकों का आय के साथ स्वास्थ्य स्तर पर विकास के लिए है, तो लिखोगे स्वास्थ्य और शिक्षा सूचकांकों का आय के साथ व्यापक स्तर पर विकास के माप के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कितना विकास हुआ उसके माप के लिए किया जाता है मानव विकास रिपोर्ट। ठीक है, इसके लिए एक कार्यक्रम चलाया गया है, कार्यक्रम यूएनडीपी, यही जारी करती है इस मानव विकास रिपोर्ट को। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। हिंदी में कहेंगे तो क्या कहेंगे? संयुक्त राष्ट्र, क्या है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, समझ में आया ना? यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या बताओगे? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये क्या काम करती है? ये क्या करती है? यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना, लोगों के शैक्षिक स्तर और इनकी स्वास्थ्य स्थिति प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। देशों की तुलना है, ये जो यूएनडीपी होती है ना, ये विभिन्न देशों की तुलना किसके आधार पर करती है? स्वास्थ्य। ठीक, स्वास्थ्य के अलावा शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, यानी इनकी तुलना दो देशों से करती है और उसके बाद यह तुलना करती है तो वही रिपोर्ट जारी करती है।
और रिपोर्ट जारी करने वाला कौन होता है? HDI। ये क्या है? HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। ये मानव विकास रिपोर्ट है। रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? नहीं, लोग कहते हैं रिपोर्ट दिखा दो, लिखा दो। रिपोर्ट होता क्या है? रिपोर्ट को आधार क्या बनाती है? यूएनडीपी। उस देश में स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, शिक्षा की स्थिति कैसी है, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय लोगों की कैसी है, उनकी तुलना करती है। उन तुलना के आधार पर ये HDI क्या करती है? एक सूचकांक जारी करती है कि इसमें कौन सा देश 1 पे है, कौन सा 2 पे, कौन सा 3 पे, कौन सा ऐसे ऐसे। समझ आया ना? जैसे सिंपल सी बात है, मान लेते हैं देश है भारत, पाकिस्तान, नेपाल, चीन, जो भी है, इनमें लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, शिक्षा कैसी है, प्रति व्यक्ति आय कैसी है, इनको आधार बना करके और HDI एक रिपोर्ट जारी करती है कि मानव का विकास हो चुका है इस राज्य में या किस स्तर पर है, यानी उस देश की स्थिति कौन से नंबर पे है। जो 1 नंबर पे रहेगा इसका मतलब उनके तीनों ये चीजें बेहतर हैं। क्या लोग मांगते हैं? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही सब तो है। या जिसकी स्थिति बेहतर रहेगी उसको HDI नंबर 1 रैंकिंग देगा। वो किताबों में दिया हुआ, विस्तृत देख लेना, एक आंकड़ा दिया हुआ डाटा जो भी है। तो HDI क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक को जारी करती है। और यूएनडीपी क्या है? ये एक कार्यक्रम है। कौन सा कार्यक्रम है? मानवों की जो रिपोर्ट जारी करने का एक कार्यक्रम है, इसके द्वारा जारी किया जाता है, यूएनडीपी के द्वारा। आप उसमें क्या क्या आधार बनाया जाता है? तो आधार यही बनाएंगे, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। इसको आधार बना करके यूएनडीपी और HDI जारी करती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। समझ में आया? ये देखो थोड़ा सा क्रिटिकल चैप्टर है, लेकिन अगर समझेंगे अच्छे से तो समझ जाएंगे। अर्थशास्त्र यही है रियल में, इकोनॉमिक्स। तो मानव विकास सूचकांक ये रिपोर्ट जारी करती है। पूछेगा कोई कौन करती है, तो HDI। यूएनडीपी क्या है तो बताओगे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यानी सभी राष्ट्रों के विकास को देखकर आधार बनाने का एक कार्य है। उसके अनुसार ही बाकी लोग देश अपने सुधार की कोशिश करते हैं कि हम किस क्षेत्र में पीछे हैं, हमारा स्वास्थ्य स्तर कैसा है। और हमने विश्व बैंक रिपोर्ट देखा था, विश्व बैंक का रिपोर्ट था, उसने खाली आय को माना था। पिछले जो हम टॉपिक में देखे थे उसने क्या माना था? आय जिस देश की बेहतर है उसको मान लेंगे वो समृद्ध देश है। लेकिन इन लोगों ने माना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो वहां जब हमने एक चीज दिखाया था, हरियाणा की जो थी इनकम ज्यादा थी, केरल की कम थी, लेकिन केरल की अगर HDI कहेंगे तो उसका बेहतर रहेगा, क्योंकि केरल में शिशु मृत्यु दर क्या है? कम है। देखो शिशु मृत्यु दर को भी ये लोग आंकड़ा बनाते हैं, तब पता चलेगा कि बच्चे कम, जब बच्चे कम मरेंगे तो इसका मतलब है कि वहां की स्वास्थ्य सुविधा क्या है? बेहतर है। जरूरी नहीं आय है, आय हरियाणा के पास था ज्यादा, लेकिन हरियाणा केरल से शिशु मृत्यु दर में आगे है, बिहार आगे है, ये लोग आगे हैं, लेकिन केरल कम था। क्यों? केरल साक्षरता में भी ज्यादा है। यानी अगर उनकी स्थिति देखी जाएगी तो केवल आय के आधार पर देख रहे हैं हम, नहीं, स्वास्थ्य भी बेहतर है, साक्षरता दर भी उनकी बेहतर है, निवल उपस्थित जो उनका है वो भी आंकड़ा बढ़िया है। यानी इन सब को आधार बना करके रिपोर्ट जारी की जाती है। जो अभी हमने देखा ना, साक्षरता, शिशु मृत्यु दर, निवल उपस्थिति, वो सब को आधार बना करके HDI अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत में शिक्षा से लोग वंचित रह जाते हैं, कितने % लोग हैं, कितने नहीं है, ऑल डिटेल्स पूरी किताबों में दिया हुआ है, जो एक बनाया हुआ है उसमें देख सकते हो। तो ये चीजें हमारी हो जाती हैं। अगर कहेगा मानव विकास सूचकांक किस आधार पर जारी किया जाता है, तो बताओगे उस देश में शिशु मृत्यु दर, उसके अलावा शिक्षा का स्तर किस प्रकार है, यही सब तो है, आय कैसी है, इन सब को आधार रख करके बनाया जाता है। समझ आया ना? तो यह रिपोर्ट जारी कर देती है। अब देखो इन सब को ही आधार बना करके मानव विकास सूचकांक जारी होता है। किस किस के माध्यम से? शिशु मृत्यु दर, उसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब चीजें देखी जाती है, प्रति व्यक्ति आय, इनको कुल मिला जुला करके। हमने शुरू में देखा इस साक्षरता क्या थी, जब जहां लोग कम पढ़े लिखे रहेंगे तो इसका मतलब वहां व्यक्तियों का भी विकास नहीं हुआ है, यही ना बात है। जहां कम 14-15 साल तक के कम बच्चे पढ़ने वाले हैं उसका मतलब वहां विकास नहीं हुआ है।
यानी 1000 में अगर 5500 लड़के मर जा रहे हैं नवजात, इसका मतलब वो अस्पताल की सुविधाएं बेहतर नहीं है, यानी सार्वजनिक सुविधाएं ठीक ढंग से नहीं है, तभी तो इस तरह से हो रहा है। यही आंकड़ा हमारा पहले और ज्यादा मृत्यु का था, शिशु मृत्यु दर का, अब तो बहुत कम आ गया है। नहीं पहले 200-200 300-300 प्रति 1000 में मरते थे लोग, अब तो कम आ गए, 30-31 लोग मरते हैं नवजात जो शिशु हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमने कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार किया है। साक्षरता दर पहले हमारी कम थी, आज बढ़ रही है। महिला साक्षरता दर सबसे कम थी, आज धीरे धीरे वो भी डेवलप हो रही है। इसका मतलब है कि हम लोग मानव का विकास क्या हो रहा है। इन्हीं सब को आधार बनाया जाता है विकास सूचकांक जारी करने के लिए। ये सब जानना जरूरी है। हम लोग किस देश में, हम अपने बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे अपने देश के बारे में, अपने आप से सर्च करके ढूंढ करके पढ़ेंगे कि कैसे हमारी देश की स्थिति क्या है। ये सब आंकड़ा रखा जाता है। अगला जो है वो एक है विकास की धारणीयता। विकास की धारणीयता, देखो धारणीयता शब्द ही दिया हुआ है, मतलब विकास को अब तक कितना धारण किया जा चुका है, विकास को अब तक कितना धारण किया जा चुका है, वही विकास की क्या है, धारणीयता है। समझ में आया? इसमें लिख सकते हो विकास की धारणीयता से न केवल वर्तमान में विश्व का विकास होता है बल्कि भविष्य में भी भावी पीढ़ी के लिए स्तर बना रहता है। मतलब देखो विकास की धारणीयता से न केवल वर्तमान का ही विकास होता है। धारणीयता का मतलब क्या है? जैसे देखो कोई वस्तु है या कोई सुविधा है, वह केवल वर्तमान के लिए ही नहीं धारण किया हुआ है। जैसे आज सिंपल सुनो, हम लोग सौर ऊर्जा बना लिए, सौर ऊर्जा को हमने क्या कर लिया, धारण करने का मतलब क्या है, उपयोग में अब हम उसको ला रहे हैं। तो यह सौर ऊर्जा केवल वर्तमान के उपयोग को ध्यान में रख करके हमने नहीं किया है, बल्कि आने वाले भावी पीढ़ी यानी भविष्य के लिए भी उसको हम क्या करेंगे, बरकरार रखेंगे। समझ में आया ना धारणीयता? देखो कोई भी चीज, सिंपल सी बात है, क्या जमीनें हमारे पूर्वजों की देन है? बताओ, जल संसाधन हमारे पूर्वजों की देन है? नहीं है। इस पे अधिकार किसका है? आने वाली पीढ़ी का अधिकार है। जैसे उन लोगों का अधिकार चलता है, वैसे आने वाली जनरेशन सबका अधिकार रहेगा। बना लिए हैं लोग अलग अलग अपना अलग के विषय, लेकिन कोई लेकर के पैदा हुआ क्या जमीन? नहीं। कोई जल लेकर के आया, कोई संसाधन जो भी है लेकर आया? नहीं। तो इसका जो लाभार्थी रहेगा वो आने वाली पीढ़ी भी रहेगी। यानी धारणीयता का मतलब इसी से होता है, जो वर्तमान में हम उपयोग कर रहे हैं वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रहेगा। समझ आया ना? तो आने वाली अब देखो, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए बचेगा कैसे? आने वाली पीढ़ी के लिए तो हम देख रहे हैं, हम ही लोग इतना ज्यादा वैज्ञानिक चेता भी रहे हैं, मानव को चेता रहे हैं। मानव कहीं ना कहीं विकास को धारण करने में प्राकृतिक वस्तुओं, प्राकृतिक संपदाओं को क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। बार बार चेतावनी जारी होती है। हम किसी चीज का स्टोरेज बहुत नहीं करके रखें ताकि हम ही अपने तक ही सीमित करके खत्म कर दे, बाकी जो पीढ़ी आए वो ऐसे ही लेकर के भिखमंगे वाला काम करे हैं। ऐसे नहीं होगा। हमको करना क्या है, विकास की धारणीयता को, एक पढ़े थे ना हम लोग उसमें भूगोल में, सतत पोषणीय विकास, यानी उसका हमको पालन करना है। विकास की धारणीयता में सतत पोषणीय विकास होना भी महत्वपूर्ण है, यानी बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के अलावा आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए भी संजो करके या बचा करके रखना, यही विकास की धारणीयता है। समझ में आया ना? विकास की धारणीयता, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बता दोगे। एक चीज और होता है, एक छूट गया था, ये देखो क्या होता है, नया नया शब्द सुन लो, शरीर द्रव्यमान सूचकांक। अब ये क्या होता है? बीएमआई। बीएमआई का फुल फॉर्म बॉडी मास इंडेक्स। मास मतलब द्रव्यमान होता है ना, बॉडी मास इंडेक्स। अभी क्या होता है, कोई पूछ देगा अगर शरीर द्रव्यमान सूचकांक क्या होते हैं, इनको क्या होता है, तो क्या बताओगे? बीएमआई
बीएमआई बराबर क्या बताओगे? नहीं, बॉडी मास इंडेक्स वो तो है, वो तो आंकड़ा दिया हुआ है, लेकिन इसमें क्या बताओगे क्या होता है? यह फार्मूला अगर पूछ देगा तो क्या है? वजन यानी क्या है? वजन और बटा ऊंचाई। समझ में आया? बीएमआई कैसे निकलेगा? यानी कि उस व्यक्ति का वजन कितना है और उसकी हाइट कितनी हो गई है, यही बीएमआई जारी करती है रिपोर्ट। जैसे कई लोगों का देखोगे वजन बढ़ता ही नहीं है, हाइट बढ़ जाएगा। कई लोगों का क्या होता है, हाइट बढ़ जाता है, वजन कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। तो ये मतलब आधार ये भी जरूरी है। क्यों है? क्योंकि हाइट के हिसाब से हमारा वजन होना चाहिए। डॉक्टर भी बताते हैं इसको, ये भी रिपोर्ट। अब ये नहीं होने का कारण क्या है? कहीं ना कहीं उनका पोषण सही से नहीं हो पा रहा है, ये भी उस सूचकांक में आ जाएगा। कहीं ना कहीं उनका क्या हो रहा है, पोषण सही से नहीं हो पा रहा है। कि लंबाई उनकी बढ़ गई तो उनका वजन काहे नहीं बढ़ रहा है? इसका मतलब कुछ ना कुछ कमी होगी, कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट नहीं मिल पा रहे होंगे, या कुछ ना कुछ शारीरिक बीमारी होगी, जो भी कारण होगा। तो अगर कोई पूछेगा बीएमआई क्या है, तो क्या बताओगे? बॉडी मास इंडेक्स, यानी शरीर द्रव्यमान सूचकांक, कि शरीर का भार कितना है हाइट के हिसाब से। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। तो देखो, ये जो चैप्टर था हमारा अर्थशास्त्र का, ये यही है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ था नहीं, हमने यही सब जाना। अगर कोई पूछेगा मानव विकास सूचकांक क्या होता है, तो बताओगे मानवों का विकास किस प्रकार से हुआ है, कितना हुआ है। उस देश में दो देशों की स्थिति की तुलना की जाती है, किस आधार पर? शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय। इसमें कौन सा देश बेहतर है, किस देश में स्वास्थ्य की फैसिलिटी अच्छी है। अगर स्वास्थ्य की फैसिलिटी अच्छी रहेगी तो इसका मतलब है कि वो क्या होंगे, स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर रहेगी तो शिशु मृत्यु दर कम होगा। साक्षरता बेहतर रहेगी, पढ़ने लिखने वालों की संख्या ज्यादा रहेगी। उसके अलावा निवल उपस्थिति, यानी 14 से 15 वर्ष की आयु के बच्चे कितना पढ़ रहे हैं। उनके अलावा जो भी ये सब एक तरह से सूचकांक जारी करती है, एचडीआई दिया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। कौन जारी करता है? यूएनडीपी जारी करता है, ठीक है। रैंक कौन देता है? एचडीआई देती है, लेकिन सूची जारी आधार कौन बनाता है? यूएनडीपी बनाती है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ देश में मानवों की स्थिति बेहतर है, उनका दो देशों का तुलना किया जाता है आधार बना करके इन सब चीजों को, वही होता है। उसके अलावा हमने जाना सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस के तहत हमने जाना सार्वजनिक वितरण, पीडीएस जाना हमने ना। वो हमारा हमने देखा किस प्रकार था। राशन उसन की दुकानें आपदा के समय में देता कौन है? भंडार करके एफसीआई देती है, फूड कंजर्वेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई वही देती है, किसानों से अनाज लेती है, उसके बाद उसको देती है, ये सब चीजें जो भी होती हैं। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। अगला अब जो भी चैप्टर आएगा उसको हम पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।